हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले आज के डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 से है। क्वेश्चन कहता है, मॉनसून आर ए साइन ऑफ डेस्परेशन टू द हंग्री पुअर इन ईस्टर्न स्टेट्स। हाउ कैन वी प्रिवेंट द हंगर क्राइसिस दैट कैन रैक हैवोक ऑन मिलियंस ऑफ पुअर। तो मानसून पूर्वी राज्यों में भूखे गरीबों के लिए हताशा का संकेत है। हम भूख संकट को कैसे रोक सकते हैं जो गरीबों पर तबाही मचा सकता है। तो बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया है हंगर क्राइसिस से डील करने के लिए, और स्पेसिफिकली कोविड की वजह से जो हंगर क्राइसिस बढ़ा है उससे डील करने के लिए एक अच्छा सा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में। आज इसको हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से डील करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पेपर नंबर 2 से है। क्वेश्चन कहता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स आर बेस्ट प्लेस्ड टू डील विद एपिडेमिक, येट they are worst placed in terms of resources. How can we augment the local resources to build a resilient local governance structure? महामारी से निपटने के लिए स्थानीय स्वशासन सबसे उपयुक्त हैं, फिर भी वे संसाधनों के मामले में सबसे खराब हैं। हम एक टिकाऊ स्थानीय शासन संरचना बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया हुआ है जिसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। PRIs का अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप इस फ्रेमवर्क को बिना डर के यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस वाले आर्टिकल को आज काट के अलग रख लीजिएगा। द हिंदू में ये आर्टिकल आया था और इस आर्टिकल का जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कि आप इस आर्टिकल से डील मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तो ऑब्वियसली आएगा कि एक सबसे बड़ी कमी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है वो उनके रिसोर्स फंडिंग की है। तो रिसोर्स की फंडिंग कहाँ से लानी है, इसके लिए बहुत अच्छा फ्रेमवर्क आया है आज के आर्टिकल में, उसको हम आज डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा GS पेपर नंबर 3 से है। क्वेश्चन कहता है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट शैल नॉट ओनली इम्प्रूव गवर्नमेंट स्पेंडिंग पोटेंशियल बट ऑल्सो डाउन प्ले द रिस्क ऑफ रेटिंग डाउनग्रेड। कमेंट। तो घाटे के मुद्रीकरण से न केवल सरकार की खर्च क्षमता में सुधार होगा बल्कि रेटिंग डाउनग्रेड में के जोखिम में भी कमी आएगी। इस पर हमें टिप्पणी करनी है। तो इसका ये आर्टिकल भी हम द हिंदू से ले रहे हैं। द हिंदू के आर्टिकल से इसको सॉल्व करेंगे। तो तीनों आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आंसर्स का फ्रेमवर्क भी अच्छा है। आप ये जो भी आर्टिकल्स आज डिस्कस हो रहे हैं ये अलग अलग फोल्डर्स में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के फोल्डर्स में आप डाल के अलग रख दीजिएगा। साथ साथ एक रफ स्केच भी बना लीजिएगा जिससे कि आप इस तरह के आंसर्स को डील कर सकें। तो आपकी मेंस में काफ़ी मदद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। सो गाइस, पहला आर्टिकल हमें देखना है एन अम्ब्रेला इन द रेन। बहुत अच्छा आर्टिकल है, जीन डेर्स जी के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही अच्छे इनके आर्टिकल्स होते हैं। आपने द हिंदू में इनके आर्टिकल्स पढ़े होंगे। PDF सिस्टम या मनरेगा पे ये लिखते हैं आर्टिकल्स, और इनके आर्टिकल्स में बहुत रिसर्च और फैक्ट बेस्ड जो है डेटा होता है। अब अगर प्रेजेंट आर्टिकल की बात करें तो इन्होंने जो है बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होती हैं बट हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। एक वही चीज़ है मानसून की अगर बात करें तो मानसून को एज अ गुड सीज़न देखा जाता है सबके द्वारा, बट पुअर के लिए ये जो है सबसे बेकार सीज़न होता है, क्योंकि इस वक्त उनका जो एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है वो बिल्कुल नील हो जाता है। मानसून से पहले जो भी बुवाई होनी थी खेतों में वो हो जाती है। मानसून के वक्त बिल्कुल एग्रीकल्चरली ये लीन सीज़न होता है। दूसरी बात, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन वर्क भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाते हैं। अगर आप कैजुअल लेबर की बात करेंगे, आज का ही डेटा अगर आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में आपका डेटा आया है कि जो भी माइग्रेंट्स काम करते थे ज़्यादातर या तो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर में बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अगर ये डेटा आप बाकी कंट्रीज़ के बाकी स्टेट्स के लिए भी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर जो कैजुअल वर्कर है या तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एंगेज्ड है या वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है, और दोनों ही सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टीज़ वो एकदम दोनों ही सेक्टर के लिए मॉनसून एक लीन सीज़न होता है। यहाँ पे काम नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बारिश में सारा ख़राब हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, और एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बुवाई हो चुकी है तो उस वक्त हमें लेबर की ज़रूरत नहीं होती। तो मॉनसून का एक सीज़न जो होता है वो हमेशा पुअर फैमिली के लिए काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट सीज़न होता है, जहाँ पर उनके पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होता।
अब लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि लोगों के जो रिजर्व्स हैं, लोगों की ऑलरेडी मानसून से काफ़ी पहले वो लोग की जो काम धंधा था वो रुक गया था। नॉर्मल सीज़न में क्या होता था, नॉर्मल ईयर्स में क्या होता था, मानसून से जस्ट पहले लोग अपना बचत रख लेते थे, सेविंग्स रख लेते थे, ज़्यादा काम करते थे जिससे कि सेविंग्स इकट्ठी हो जाए और वो मानसून को आराम से बिता सकें। आपने ग्रास ऊपर की और आंट की स्टोरी सुनी होगी। आंट किस तरह से जो है समर सीजन में मेहनत करती है और विंटर के लिए वो संभाल के रख लेती है जिससे कि वो विंटर को आसानी से काट सके। इसी तरह से हमारे यहाँ के कैजुअल वर्कर्स काम करते हैं। समर सीजन में वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, एडिशनल वर्क करते हैं, मनरेगा का काम करते हैं, जिससे कि उनका जो मानसून सीज़न है, जो कि लीन सीज़न है, उस वक्त वो अपना गुजारा कर सकें। इस बार क्या हुआ, आपका जो लॉकडाउन लगा था वो मार्च में लग गया। उस वक्त लगा जब यहाँ जो हमारे पुअर लोग हैं, जिस सीज़न में वो बचाने का काम करते थे, सेविंग का काम करते थे, एक्स्ट्रा वर्क करके सेविंग करने की कोशिश करते थे, उस वक्त लॉकडाउन हो गया। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों, मतलब पुअर जो लोग हैं, उनकी सेविंग्स नहीं हो पाई है। उनके जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और ऐसे में उनके सामने जो है एक फूड क्राइसिस जो है एक क्राइसिस के रूप में, हंगर क्राइसिस एक क्राइसिस के रूप में उभर के सामने आ रहा है। अभी तक की अगर बात करें तो लॉकडाउन के टाइम पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम किया है हंगर से। ये डेटा प्रूवन है और ये जो है हमारे सामने बहुत सारी रिसर्चेस आई थी जिससे ये प्रूव किया गया था। स्पेसिफिकली एक रिसर्च आई थी अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट की, जिसने ये प्रूव किया था कि पीडीएस का जो अभी बढ़ाने का काम किया है गवर्नमेंट ने, इससे बहुत सारे लोगों को हंगर से निजात मिली है। तो ये इसलिए हुआ, निजात इसलिए मिली क्योंकि गवर्नमेंट ने फूड राशन को 3 महीने के लिए जो है डबल कर दिया था। अब यहाँ से मतलब अगर हम झारखंड के डेटा की बात करें तो अजीम प्रेमजी के बाद अलावा जीन डेरेस ने भी एक रिसर्च की थी और यहाँ पे इन्होंने 46 ब्लॉक्स जो झारखंड में हैं उसके अंदर रिसर्च की थी और उन्होंने ये देखा था कि डबल राशन 42 ब्लॉक्स में रीच कर रहा है। अब देखिए ये परफेक्ट फिगर नहीं है, बट इससे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। न केवल झारखंड की बात करें बल्कि ऑल ओवर इंडिया इस तरह से मतलब राशन रीच कर रहा है पुअर तक, और इससे काफ़ी लोगों को कुछ फ़ायदा मिला है। फूड राशन अगर ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड के पास पहुंच रहा है, ये ज़्यादा सर्वेस ने बताया है। तो मेजॉरिटी ऑफ पुअर को कहीं ना कहीं लॉकडाउन के वक्त ये एक कुशन मिला फूड राशन के फॉर्म में। तो मतलब हंगर से वो इस वक्त प्रोटेक्टेड थे क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना फूड राशन डबल कर दिया था। न केवल डबल किया था बल्कि उसकी रीच भी बढ़ाई थी और पुअर हाउस होल्ड्स तक वो राशन पहुंचा था। बट अगर हम बात करें तो फूड राशन के डबलिंग की, अप्रैल से जो 3 महीने थे वो 30 जून को ख़त्म हो जाएंगे। 30 जून के बाद जुलाई से जून में हमारा, आपको पता है 1 जून से मानसून सीज़न शुरू हो जाता है साउथ इंडिया में, और धीरे धीरे जुलाई अगस्त तक हमारा मानसून सीज़न नॉर्थ इंडिया में आता है। तो ये जो मानसून सीज़न होगा उस वक्त हमारा फूड राशन का जो डबल सिस्टम का कोटा था वो ख़त्म होने वाला है। ऐसे में ऐसे में जो हंगर की एक क्राइसिस है वो दोबारा फट सकती है उन एरियाज़ में जो कि पुअरर एरियाज़ है, पुअरर स्टेट्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट्स अभी वापस लौटे हैं। अब वो माइग्रेंट्स जो वापस आए हैं उनके पास रिसोर्सेज कोई भी नहीं है, ना तो उनको मनरेगा का फ़ायदा मिल पा रहा है, उसके अलावा राशन भी उनके पास बहुत लिमिटेड है, पैसे नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे जो है जर्नीज़ में खर्च हो गए। श्रमिक ट्रेन्स में जब वो आए थे तो उनकी टिकट्स में उनके पैसे खर्च हो गए हैं। तो ऐसे में उनके पास जो है रिसोर्सेज की बहुत अभाव है, इसलिए हंगर क्राइसिस हो सकता है अगर हमने जो डबल राशन देना था उसको जून के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं किया तो। अच्छा, ये जो डबलिंग ऑफ फूड राशन है ये उन हाउस होल्ड्स को हेल्प नहीं कर रहा जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। तो राशन कार्ड की अगर बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सबको राशन कार्ड मिलना चाहिए था, बट 500 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके मतलब ये 500 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बीपीएल में आते हैं और इनको जो है राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जिनके पास स्टेट स्पेसिफिक राशन कार्ड्स नहीं हैं या फिर इनके पास जो है फूड ग्रेन का एंटाइटलमेंट नहीं है। अब इससे जो है एक्सक्लूजन एरर हो जाती है, मतलब कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको जो है ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इस एरर को हम एक्सक्लूजन एरर कहते हैं।
तो इस एक्सक्लूजन एरर ने न केवल मिडिल क्लास को छोड़ दिया है, उनको तो देखिए ऐसा ज़रूरत है भी नहीं, बट बहुत सारे पुअर हाउस होल्ड्स भी एक्सक्लूड हो गए हैं। आइडेंटिफाई करना पुअर हाउस होल्ड को बहुत एक प्रॉब्लमेटिक एक्सरसाइज है अच्छे समय में भी, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम और रिसोर्सेज की कमी होती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम टेम्प्रेरी राशन कार्ड उनको दें जो भी रह गए हैं अर्बन स्लम एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, जो भी लोग नहीं, जिनको राशन कार्ड्स नहीं हैं जिनके पास, उनको जाकर के स्लम्स में और रूरल एरियाज़ में राशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए टेम्प्रेरी बेसिस पे। मतलब अगले आने वाले मानसून के टाइम में 2-3 महीने ये राशन को अवेल कर सके, ऐसे में इनको राशन कार्ड्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है। फिर हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस स्टॉक है। आपने पढ़ा होगा कि इस बार जो प्रोक्योरमेंट रहा था वो काफ़ी हाई था, पिछले साल से ज़्यादा रहा है, तो गवर्नमेंट के पास अच्छा प्रोक्योरमेंट है। ऐसे में गवर्नमेंट ये एक्सेस फूड ग्रेन का जो स्टॉक है उसको लेवरेज करके पीडीएस सिस्टम के थ्रू डबल राशन दे सकती है लोगों को, जिससे कि लोगों की जो हंगर क्राइसिस है उससे निजात उनको मिल सके। सबसे ज़्यादा अर्जेंट नीड है कि हम एडिशनल फूड ग्रेन का जो एलोकेशन है वो पुअरेस्ट स्टेट्स में करें। मतलब झारखंड हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, फिर यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन स्टेट्स में ज़्यादा ज़रूरत है राशन कार्ड को एडिशनल एलोकेशन करने की, क्योंकि यहाँ पे जो है, और एटलीस्ट इसको टेम्प्रेरी बेसिस पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं इनके पास अपनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एडिशनल कोई और स्कीम चला करके पुअर लोगों को सेफ्टी नेट के अंदर डाल सकें। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पुअरर स्टेट्स और ज़्यादा पुअरली प्लेस्ड हैं इस हंगर क्राइसिस से डील करने के लिए। पहला रीज़न ये है कि इंडिया के जो पुअर स्टेट्स हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पुअर लोग रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है पॉवर्टी का, बहुत ज़्यादा लोग पुअर हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है मार्जिनल सब्सिस्टेंस लेवल पे जीवन यापन करती है, और इसीलिए इन स्टेट्स को ज़्यादा नीड है अपने पुअर को प्रोटेक्ट करने की। एक बड़ा जो पीरियड हो जाता है मास अनएम्प्लॉयमेंट का, उससे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट हो सकता है मिलियंस ऑफ लोगों के लिए जिनके पास बेयरली रिसोर्सेज हैं, मतलब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मास अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है इंडिया के अंदर। कैजुअल लेबर जब ये वापस अपने घरों पर आ गए हैं और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत बड़ी संख्या में ये कैजुअल लेबर जो है अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो ऐसे में इनकी बिना किसी सेफ्टी नेट के ये भूखे मर जाएंगे। तो ये भूखा जो है, भूख की जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस बिब्लिकल प्रोपोर्शन का क्राइसिस हो सकता है इन पुअरर स्टेट्स में। दूसरा रीज़न ये है कि पुअरर स्टेट्स जो हैं इनकी वर्किंग पॉपुलेशन जो है डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन को बियर करती है इस इकोनॉमिक क्राइसिस के। मतलब कि ये हुआ कि पुअर स्टेट्स में ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी मार्जिनली कम कमाती है बाकी स्टेट्स के तुलना में। तो ऐसे में क्या होगा कि बर्डन भी उनके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। जब भी पैंडमिक आएगा तो पुअरर सेक्शन को सबसे पहले जो है निकाला जाता है नौकरी से। तो यहाँ पे जो बर्डन हो गया वो ज़्यादा उन स्टेट्स पे पड़ेगा जो कि पुअरर हैं। बेटर ऑफ स्टेट्स में लोकल वर्कर्स को जो है बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मास डिपार्चर हो रहा है माइग्रेंट वर्कर्स का। तो पुअर स्टेट्स के लिए डबल वैमी हो गई। ये पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑलरेडी वो पुअर हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि उनके यहाँ पे जो माइग्रेंट्स वापस आए हैं जो कि रिच स्टेट्स में काम कर रहे थे, वो लोग वापस आ गए हैं, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है एक रिच स्टेट के कंपैरिजन में बढ़ गया। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो बर्डन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब रिच स्टेट को फ़ायदा होगा माइग्रेंट्स के वापस लौटने से, मतलब रिवर्स माइग्रेशन से थोड़ा सा रिच स्टेट्स को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेस है उसको जो है जॉब्स मिलेंगी। तो ऐसे में पुअरर स्टेट्स के पास जो लेबर पूल है वो स्वेल हो जाएगा और उनके जो एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं वो और ज़्यादा डिमिनिश हो जाएंगे। तो ऑलरेडी वो अनएम्प्लॉयड हैं और इतना ज़्यादा जो लोकल पूल है, लेबर की सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी पुअरर स्टेट्स में कि उनके पास इतना डिमांड ऑफ लेबर कम है, सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयमेंट का एक प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाता है। तीसरा रीज़न ये है कि पुअरर स्टेट्स जो है सीरियसली हिट हैं कोविड क्राइसिस से।
जैसे जैसे माइग्रेंट्स वापस लौट रहे हैं वैसे वैसे कोविड भी इन एरियाज़ में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो ऑलरेडी पहले वो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करेंगे या बिहार की बात करते हैं या झारखंड की बात करेंगे, तो इनिशियली क्या हुआ था कि इन स्टेट्स में कोविड के जो इंसिडेंस था बहुत ज़्यादा कम था। तो यहाँ पे पीक अभी हुई नहीं है, यहाँ पे अभी स्प्रेड होना शुरू हुआ है। बाकी जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात हुआ, गुजरात ने ऑलरेडी स्लो डाउन करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की बात करें और तमिलनाडु, ये जो 3 हमारे रिच स्टेट्स हैं, साथ साथ ये 3 वो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है कोविड के इन्फेक्शंस का। तो अगर आप देखेंगे तो इन स्टेट्स में, तीनों स्टेट्स में ही कोविड के एडिशनल इन्फेक्शन की रेट घट गई है, और जो पुअर स्टेट्स हैं यहाँ पे कोविड इन्फेक्शन की रेट्स जो है बढ़ गई है। ऐसे में न केवल इन्फेक्शन रेट बढ़ेगी बल्कि जो हेल्थ सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो सकता है, क्योंकि पुअर स्टेट्स का जो हेल्थ सिस्टम है बहुत ज़्यादा पुअर है। तो इसीलिए कोविड अगर यहाँ रीच कर जाता है उस प्रोपोर्शन में जो कि आज महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइसिस इधर हो सकता है। फाइनली जो बड़े प्रॉब्लम है जो पुअर स्टेट्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं, वो टोटली फिजिकली ब्रोकन है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरान ने बताया था कि टैक्स कलेक्शन जो है क्रैश हो गया 30% अपने नॉर्मल लेवल से, और स्टेट के पास इतना कम पैसा है कि सैलरीज नहीं पे कर पा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसीलिए बोरिंग लिमिट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की बढ़ाई थी, बट ये कंडीशनल है। बहुत सारे रिफॉर्म्स करने होंगे उन लिमिट्स को अवेल करने के लिए, और पुअर स्टेट्स के लिए ये रिफॉर्म्स लाना बहुत ईजी नहीं होगा। तो जो कैश क्रंच है वो स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है कोविड के पैंडमिक से डील करने के लिए। ये इन सब रीजंस की वजह से पुअर स्टेट्स को अर्जेंटली जो है स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तक जो भी पुअर स्टेट्स हैं उनको कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो ये रीजंस जो है पुअर स्टेट्स को एक ज़्यादा क्राइसिस के सिचुएशन में, और इसीलिए इनको जो है एडिशनल सपोर्ट देने की हमें ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं पुअर स्टेट्स के लिए? हम यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम कर सकते हैं पुअर स्टेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत बेसलाइन कवरेज ऑलरेडी हाई है और बहुत सारे लोग पुअर हैं। तो इससे बढ़िया ये होगा कि यूनिवर्सल अगर हम एक्सेस दे देते हैं पीडीएस सिस्टम का, तो थोड़ा सा जो हंगर क्राइसिस है उसको अवॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रूरल झारखंड की अगर बात करें तो बेसलाइन जो कवरेज है ऑलरेडी 86% पॉपुलेशन जो रूरल झारखंड में है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और वो अवेल करती है पीडीएस के बेनिफिट्स को। तो अगर हम उसको 100% कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। केवल 1.2 लाख टन जो है एडिशनल फूड ग्रेन की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे टोटल प्रोक्योरमेंट का केवल 0.2% है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सलाइजेशन कर देते हैं तो एक्सक्लूजन की जो एरर अभी हमने देखी थी उसको हम अवॉइड कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे एक केस बनता है कि पीडीएस सिस्टम को न केवल जो है एक्सपैंड किया जाए मॉनसून के सीज़न में, बल्कि ये केस भी बनता है कि हम पीडीएस का जो है यूनिवर्सलाइजेशन कर दें पुअर स्टेट्स के लिए, तो उनको ये एज ए स्पेशल पैकेज में हम ये कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत सारी मल्टीपल अपील्स को जो है इग्नोर किया है, जहाँ पे फूड ग्रेन्स को के जो स्टॉक थे उनको रिलीज़ करने की बात की जा रही थी पुअर स्टेट्स के लिए। अगर सेंटर इस लाइट में नहीं देखता है पुअर स्टेट्स को, तो एक बड़ा हंगर क्राइसिस क्रिएट हो सकता है इन स्टेट्स में जहाँ पर माइग्रेंट्स वापस लौटे हैं और जहाँ पर ऑलरेडी जो है फिजिकल पोजीशन बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। तो यहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करे और एडिशनल जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे, जिससे कि पुअर जो है पॉवर्टी की तरफ जो ऑलरेडी ब्रोकन है, जो ऑलरेडी पुअर हैं, वो जो है हंगर की वजह से डाई ना करें। तो नेक्स्ट आर्टिकल अब देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है नॉर्थ दिल्ली। आप गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि दिल्ली की रेजिडेंसी को एक क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए इसमें केयर के लिए, हॉस्पिटल केयर के लिए, ये काफ़ी इनडिफेंसिबल है। और अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया था। इसीलिए एलजी की जो बात थी, जहाँ पे एलजी ने जो है इस आइडिया को मना कर दिया था, उसको दिल्ली गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। अब देखिए ये यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं दिल्ली के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ
जहाँ पे कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो ऑफिस है, उसको ओवर रीच कर रहे हैं। बट इस बार एलजी अनिल बैजल ने सही काम किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जो गवर्नमेंट का डिसीजन था उसको ओवर रूल करके एक सही काम किया है। दिल्ली अपने बॉर्डर को ओपन कर रही है और केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में उन रेसिडेंट्स के लिए जो कि दिल्ली के ओरिजिनल रेसिडेंट्स नहीं हैं। ये दिया गया था, मतलब रेशनल ये दिया गया था कि हम जो है ओवरवेलमिंग से बचना चाहते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को ये ऑर्डर विड्रॉ करना चाहिए। मेडिकल रिसोर्सेज की वो फायरवॉलिंग कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ उनका कहना है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी के एडवाइस पे, रिकमेंडेशन पे उन्होंने ये स्टेप लिया है। बट इस तरह का स्टेप लेना काफ़ी अनजेनरस है और लीगली जो है काफ़ी डूबियस है। लीगल इसकी बैकग्राउंड, लीगली वो इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन है, आर्टिकल 15 के भी खिलाफ है ये। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एलिजियंस जो है स्वेयर करते हैं। और यहाँ पे जो है हम कहते हैं इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। हमारे इंडिया के अंदर कोई भी डुअल सिटीजनशिप का बात नहीं होती है। ऐसे में सभी इंडियंस हैं और किसी को भी सिटीजनशिप के बेसिस पे हेल्थ केयर से एक्सेस को रोकना राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। न केवल ये वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी का, बल्कि ये राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है। इसीलिए फेडरलिज्म की ये स्पिरिट के खिलाफ है और सिटीजनशिप की स्पिरिट के खिलाफ है, यूनियन ऑफ इंडिया के स्पिरिट के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। इसीलिए ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। पैंडेमिक के वक्त स्टेट्स को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, एड करना चाहिए, मेडिकल रिसोर्सेज को सिक्विस्टर नहीं करना चाहिए। अगर ये एग्जीक्यूटिव डिक्टेट अगर आप ले आते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने में कितनी डिफ़िकल्टी होगी। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त भी दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तो उनके पास कोई रेसिडेंसी प्रूफ नहीं है दिल्ली का, वो दिल्ली के रेसिडेंट्स नहीं है, आगे पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ दिल्ली में। अब मेरे को जो है कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है, तो क्या मेरे लिए फीजिबल होगा कि मैं कहीं और जाके अपना इलाज कराऊँ? तो ये एक दिल्ली हमारा जो है कैपिटल है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट से लोग रहते हैं, अपनी टेम्परेरी बेसिस पे रहते हैं, लाइवलीहुड्स के लिए रहते हैं, पढ़ाई के लिए रहते हैं, बहुत सारे अलग कामों के लिए रहते हैं। ऐसे में जो बुकिंग स्पेसिफिकली हेल्थ केयर की बुकिंग जो है रेसिडेंट्स के लिए कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिक्टेट है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली राइट डिसीजन नहीं है। तो इस तरह के जो डिसीशंस हैं वो एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए सही नहीं बैठते जो कि खुद कहती है कि मतलब एक्सक्लूजन के ख़िलाफ़ बात करती है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बात करती है, जो कि एनआरसी के लिए जिसने बात किया था, जिसने जो लोकपाल की बात की थी, जिसने मोहल्ला क्लिनिक्स की बात की थी, वो अगर गवर्नमेंट इस तरह का डिसीजन लेकर के आती है तो अपने आप में क्वेश्चनेबल है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। अब नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। तो अगर हम कोविड-19 पैंडमिक की बात करें तो कोविड-19 पैंडमिक ने 3 बहुत बड़ी एंटिटीज़ को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और पेन्स दिए हैं। पहली एंटिटी है आपके कंज्यूमर्स और आपके इंडस्ट्रीज़, दूसरी एंटिटी आपकी हो गई गवर्नमेंट और तीसरी हो गई आपकी फाइनेंशियल सिस्टम। अब इन सभी एंटिटीज़ में सबसे डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन जो पड़ेगा पेंस का, वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इसको बाकी दोनों एंटिटीज़ को जो है सपोर्ट करना है जिससे कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना होगा, स्पेंडिंग बढ़ानी होगी। स्पेंडिंग बढ़ाने में अगर गवर्नमेंट के पास, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो बजट है वो डेफिसिट बजट जाता है। तो नॉर्मल टाइम्स में भी हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा होते हैं और हमारे रेवेन्यूज़ कम होते हैं। अब ये एबनॉर्मल टाइम्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है, जो नॉर्मल रेवेन्यू आते थे उससे भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में गवर्नमेंट के जो डेफिसिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को और कोई चारा नहीं है बल्कि वो करना पड़ रहा है, डेट लेनी पड़ रही है। अब डेट लेने से क्या होता है कि हमारी जो सोवरेन रेटिंग है वो फॉल डाउन हो जाती है। सोवरेन रेटिंग के फॉल डाउन होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती हैं।
तो फर्दर डाउनग्रेड अगर करती है मूडीज या कोई भी रेटिंग एजेंसी हमारी इकनॉमी को या फिर हमारे बॉन्ड्स को, तो उससे जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक क्लियर मैसेज जाएगा कि उनको इस इकनॉमी से एग्जिट कर देना चाहिए। अगर इंडिया के जो है सोवरेन रेटिंग्स डाउनग्रेड होती हैं, जंक स्टेटस तक चली जाती हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक बड़ी संख्या में जो है निकलेंगे, इंडिया से एग्जिट कर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पैराग्राफ है, इसको आप अलग से कहीं लिख के रख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर डाउनग्रेडिंग होती है हमारे सॉवरेन बॉन्ड्स की या हमारी सॉवरेन रेटिंग की डाउनग्रेडिंग होती है और जंक स्टेटस में चला जाता है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत तेज़ी से इंडिया से एग्जिट करेंगे। इससे इसका रिपल इफेक्ट ये होगा कि एकदम से स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट जो है गिर जाएगा, रुपी बहुत बुरी तरह से डिप्रिशिएट करेगा और सेंट्रल बैंक्स को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब आरबीआई को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से डील करना पड़ेगा। और ये एक लास्ट थिंग है जो हम इस इकनॉमी में फ़िलहाल झेलना चाहेंगे या इस कंडीशन में आना चाहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है इस तरह से काम करना चाहिए कि हमारी सोवरेन रेटिंग जो है डाउनग्रेड होने की जगह अपग्रेड हो जाए। अब अपग्रेड करने के लिए हमें जो है दो रीज़न्स जिसकी वजह से डाउनग्रेडिंग की गई है उनको सुधारना होगा। तो डाउनग्रेडिंग के रीज़न क्या थे? पहला रीज़न हमने देख लिया था कि राइजिंग डेट है, डेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपनी डेट कम करनी होगी। और दूसरा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में वीकनेसेस हैं जिनको जो है सही करना होगा। तो ये दोनों जो है रीज़न्स हमें सॉल्व करने होंगे अगर हमें अपनी डाउनग्रेडिंग से बचाना है और अपग्रेडिंग की तरफ जाना है। तो ये करने के लिए हमें मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा डेफिसिट का। अब मोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? मोनेटाइजेशन का मीनिंग होता है कि सेंट्रल बैंक जो है फंड्स प्रोवाइड अगर करे गवर्नमेंट को, तो उसको मोनेटाइजेशन कहा जाता है। पॉपुलर जो परसेप्शन होता है उसमें मोनेटाइजेशन को सीधे सीधे, जो हमने बुक्स में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स की 12th वगैरह की बुक्स में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर सीधे सीधे मोनेटाइजेशन का मीनिंग कह दिया जाता है प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। अब ये जो कंसेप्शन है ये काफ़ी गलत है। प्रिंटिंग ऑफ नोट्स एक अलग चीज़ है और मोनेटाइजेशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है। प्रिंटिंग ऑफ नोट इज़ ए मेथड ऑफ मोनेटाइजेशन। प्रिंटिंग ऑफ नोट से हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, वो एक तरीका है मोनेटाइज करने का, बट वो एग्जैक्टली पूरा मोनेटाइजेशन नहीं है। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है। सिंपल तरीका एक ये हो सकता है कि सेंट्रल बैंक जो है सीधे सीधे फंड्स को गवर्नमेंट की ट्रेजरी में अगर ट्रांसफ़र कर दे, तो वो भी एक मोनेटाइजेशन कहलाया जाएगा। तो ट्रेजरी बिल्स को इशू करे तो वो भी एक मोनेटाइजेशन कहलाया जाएगा। अब जब ये जो ट्रेजरी में के अंदर इनके आरबीआई के थ्रू ट्रेजरी में जो पैसा आया है ट्रेजरी बिल के एवज में, अगर उसको गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो उसका जो अकाउंट है उसके अकाउंट में जो है ये बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, तो बेस मनी बढ़ जाएगा। इसको हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। आपने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा होगा कि जो भी पैसा अपन सेंट्रल बैंक, मतलब जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी के पास जो पैसा होता है वो बेस मनी कहलाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर है और साथ साथ आरबीआई भी एक प्रोड्यूसर है। तो गवर्नमेंट के बैंक में जो भी पैसा आया, गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जो भी पैसा आया, वो बेस मनी को इंक्रीज करता है। इससे हमारा मॉनेटरी बेस बढ़ जाएगा। तो मॉनेटाइजेशन की वजह से क्या होगा कि एक्सपेंशन हो जाएगी मनी सप्लाई में, और ये जो है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी जैसा नहीं है, सेम नहीं है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी में क्या होता है कि सीधे सीधे पैसा लोगों के हाथ तक पहुंच जाता है, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। यहाँ पे हमने मनी को एक्सपैंड किया है, मनी की सप्लाई तो बढ़ाई है, बट हमने उसको जो है बेस मनी के रूप में बढ़ाया है और करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स नहीं इंक्रीज़ किए हैं। तो हमने यहाँ पे जो मनी की सप्लाई बढ़ाई वो बेस सप्लाई बढ़ाई है, उसके ऊपर बाकी सारा जो स्ट्रक्चर होता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ का वो बिल्डअप होता है। तो बेस बढ़ाने से ऑलरेडी हमारा जो मनी की सप्लाई है वो एक्सपैंड कर जाएगी, बट ये सेम नहीं होता प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के बराबर, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी में हमने करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स बढ़ा देते हैं। अब कोई किसी भी तरह का आप मोनेटाइजेशन कीजिए, चाहे वो उसमें जो है आपने बेस बढ़ा दिया या फिर आपने प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की, एक बड़ा ऑब्जेक्शन जो आता है मनी की सप्लाई को एक्सपैंड करने से या फिर मोनेटाइजेशन करने से, वो होता है कि एक्सपेंशन हमेशा इन्फ्लेशनरी होता है। अब देखिए, इन्फ्लेशनरी उस केस में होगा जहाँ पर जहाँ पर मतलब नॉर्मल सिचुएशन चल रही हो और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हो, जब डिमांड जो है ऑलरेडी हमारी स्लो डाउन है, डिमांड काफ़ी कर्टेल्ड डिमांड है। ऐसे में अगर हम मॉनेटरी सप्लाई बढ़ा देते हैं तो जो बढ़ी हुई डिमांड होगी उससे क्या होगा, उससे सप्लाई हमारी को एक इम्पेचस मिलेगा, सप्लायर्स को एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करें। इससे
बल्कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसका इफ़ेक्ट जो है नेगेट हो जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि हमारी जो प्रोडक्शन के बोटलनेक्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो इसीलिए मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि देखिए कोई वर्चुअस नहीं होता है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इनकर करे और बॉन्ड को इशू करे। इसकी जगह बैंक क्या कर सकता है, बॉन्ड को जो है सेंट्रल बैंक को इशू कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेंट्रल बैंक को इशू कर सकती है। मतलब कि सेंट्रल बैंक ट्रेजरी में जो है पैसा डाल दे, ट्रेजरी अकाउंट्स में पैसा डाल दे, किसके एवज में, ट्रेजरी बिल्स के एवज में। तो यहाँ पे हमने जो बॉन्ड दिया वो किसको दिया, सेंट्रल बैंक को बॉन्ड दिया। इससे क्या होगा कि बैलेंस शीट जो है बैंक्स की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगी। बाकी इकोनॉमीज़ की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक्स ने बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदना शुरू किया है सेकेंडरी मार्केट से। आरबीआई ने भी ये करना शुरू किया था, बट इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आरबीआई जो है बॉन्ड्स को परचेज करे सेकेंडरी मार्केट से तो उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में और बॉन्ड इशू में, मतलब जो हम तरीका बता रहे हैं ये मॉनेटाइजेशन का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई जो है सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड को परचेज कर रहा है, और बॉन्ड इशू में फर्स्ट टाइम जो है बॉन्ड का इशुएंस किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों के, उसमें दोनों अप्रोचेस में ये डिफरेंसेस हैं। अब देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन जब भी आरबीआई करता है तो कोई भी जो है उस पर चीख चिल्लाना नहीं होता है, या फिर कोई भी उस पर उंगली खड़ी नहीं करता। तो फिर मॉनेटाइजेशन के लिए अगर आरबीआई बॉन्ड्स को इशू करे तो ऐसे में उंगली उठाना भी गलत होगा। अब अगर हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें तो उनको कहा जाता है कि इनका डायरेक्ट मॉनेटाइजेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये टेम्परेरी एक्सपेंशन है सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट पे। और दूसरी अगर हम बात करें मॉनेटाइजेशन की तो वो परमानेंट होता है। बट अगर हम इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें, चाहे ये टेम्परेरी हैं बट ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक लास्ट करते हैं, तो इनके इफेक्ट भी आइडेंटिकल होंगे, मॉनेटाइजेशन जैसा ही इफेक्ट होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस का भी। इसीलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में या मॉनेटाइजेशन का जो तरीका है बॉन्ड इशुएंस के द्वारा, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट को जो है मॉनेटाइज करने के लिए आरबीआई अगर बॉन्ड इशुएंस करता है तो कुछ बुराई नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ेगा। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो जो है कंट्रोल में रहेगा। उसके साथ साथ हमारी जो कंसर्न्स हैं ग्रोथ की उसको भी एड्रेस हम कर पाएंगे। रेटिंग तो जब तक हम अपने मॉनेटाइजेशन करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल किए हुए, तब तक हमें जो है अपनी जो डाउनग्रेडिंग के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और गवर्नमेंट भी अपनी रैंप अप कर पाएगी स्पेंडिंग को। तो ये एक बेटर तरीका होगा एज़ कम्पेयर टू पब्लिक डेट का, जो गवर्नमेंट डेट ले रही है उससे बेटर तरीका होगा मॉनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का, जिससे कि हमारी इकनॉमी को जो एक नीडेड बूस्ट है वो मिल सकेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है क्रिटिकल रोल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सेस। ये आपके जीएस पेपर 2 से बिलोंग करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पॉलिटी में आपका पीआरआई से बिलोंग करता है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और जो आपके म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उससे ये बिलोंग करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसको आज आपको देखना है। आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि नोवल कोरोना वायरस ने एक चीज़ हमारे सामने क्लियर कर दी है कि जो रिस्पॉन्सेज अगर लोकलाइज्ड होते हैं तो बेहतर जो है रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए लोकलाइज्ड रिस्पॉन्सेज के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और वो ज़्यादा एडवांटेज पे हैं क्योंकि वो कोविड जैसे डिज़ास्टर को आसानी से मिटिगेट कर सकती हैं। अब अगर हम इनकी बात करें, पीआरआईज़ की बात करें या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की बात करें, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास फंडिंग्स कम होती हैं। तो इनके पास जो है फिजिकल जो स्पेस है काफ़ी कम है, इस वजह से इनकी कैपेसिटीज़ डील करने की रिड्यूस होती हैं। तो हमें अब कोविड पैंडमिक के वेक में ये समझना होगा कि अपने पीआरआईज़ को और जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनकी जो फंडिंग है उसको हमें रैंप अप करना चाहिए, जिससे कि ये एक लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स को बेहतर तरीके से इनिशिएट कर सकें। तो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोरिंग लिमिट थी स्टेट्स की वो बढ़ा दी है, ऑलमोस्ट 3.5% से 5% कर दी है उनके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। बट वो जो है कंडीशंस हैं उसके ऊपर, और उन कंडीशंस को मीट अप करने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि लोकल गवर्नमेंट्स को जो है आपको स्पेंडिंग ज़्यादा देनी होगी, लोकल गवर्नमेंट्स को फिजिकल स्पेस बढ़ाना होगा। तो अब हम लोकल गवर्नमेंट्स को, लोकल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको कैसे फ़ंड कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे उनको फ़ंड किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए कोर इश्यू क्या है।
कोविड ने 4 चैलेंजेस को हमारे सामने खड़ा किया है। इकोनॉमिक चैलेंज है, दूसरा चैलेंज हेल्थ रिलेटेड है, तीसरा चैलेंज वेलफेयर रिलेटेड है और चौथा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब ये जो चैलेंज है ये सभी टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को एड्रेस करने हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एड्रेस करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एड्रेस करना है और म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत को भी ये एड्रेस करना है एक साथ और जॉइंटली और अपने अपने स्फीयर्स में। दोनों तरीके से ये एड्रेसल हर टायर ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से चाहिएगा। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं काफ़ी इनके पास बहुत सारी समस्याओं से ये घिरे हुए हैं। बट एक नया जो नॉर्मल है ये डिमांड करता है कि हमें अपनी पैराडिग्म को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, हमारा नज़रिया जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा स्पेसिफिकली हेल्थ केयर डिलीवरी के एरिया में। और हमें जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर और लोकल लेवल्स पर हेल्थ केयर डिलीवरी को रैंप अप करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। तभी हम कोविड के जो पैंडमिक है उसको गांव-गांव से और शहर-शहर से मिटा पाएंगे। तो 2 पैरेलल बॉडीज़ हैं जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस्टेब्लिश की गई हैं और इनका नाम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और आपका म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस या अर्बन लोकल बॉडीज़ और रूरल लोकल बॉडीज़। अब अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा फंक्शन जो है किस बॉडी के अंदर में आता है और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है लोकल गवर्नमेंट्स की काफ़ी लिमिटेड है। फंक्शनल मैपिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काफ़ी एम्बिगुअस है बहुत सारे स्टेट्स में। बट केरला ने न केवल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग की हुई है बल्कि एक्टिविटी मैपिंग भी की हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग और एक्टिविटी मैपिंग का मतलब होता है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ डाल देते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको हमने एक तरफ लिख के रख दिया। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सक्लूसिवली जो है अर्बन लोकल बॉडी की होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सक्लूसिवली जो है रूरल लोकल बॉडी की होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। इसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग। इसी तरह से एक्टिविटीज़ को अगर हम एक साथ रख दें गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को और फिर हम बताएं कि कौन सी एक्टिविटी किस टायर ऑफ गवर्नमेंट की होगी तो उसको हम कहते हैं एक्टिविटी मैपिंग। तो ये केरला ने किया हुआ है, बाकी गवर्नमेंट्स ने इतना ज़्यादा नहीं किया है। अब अगर हमें लोकल गवर्नेंस का जो है लोकल गवर्नेंस को अगर हमें रैंप अप करना है तो एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फिनेंसेस उनके पास होने चाहिए जिससे कि वो अपने मोबिलाइजेशन कर सके, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सके। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए वो 3 एरियाज़ में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। एक तो वो लोकल फिनेंसेस जनरेट कर सकते हैं, दूसरा जो MP लैड वाली स्कीम थी उसके जो फंड्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं और तीसरा है 15th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं उसके थ्रू इनके पास फंडिंग आ सकती है। तो 3 एरियाज़ हैं जहाँ से हम लोकल गवर्नमेंट्स को फंडिंग दे सकते हैं। तो लोकल फिनेंस की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा इसमें लो सेगमेंट होता है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को हमें जो है सही से इसकी पॉलिसी बनानी होगी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन की और यहाँ पे हमें कुछ एग्जेम्पशंस देने होंगे और साथ साथ हमें जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लैंड के ऊपर भी लेवी करना होगा जिससे कि पंचायत रूरल एरियाज़ में भी प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन हो सके। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का ये पॉइंट आउट करता है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स या ULGs ऑलमोस्ट 44% अपने रेवेन्यू का प्रॉपर्टी टैक्स से जनरेट करती हैं और रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो केवल 5% जो है प्रॉपर्टी टैक्स से जनरेट होता है क्योंकि रीज़न ये है कि लैंड के ऊपर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाता। अब लैंड सबसे बड़ा जो है सोर्स होता है प्रॉपर्टी का रूरल एरियाज़ में और लैंड जो है एग्जेम्प्टेड है तो ऐसे में रूरल एरियाज़ को सही से रेवेन्यूज़ नहीं मिल पाते हैं, रेवेन्यूज़ काफ़ी उनके सूख जाते हैं। उसके अलावा दूसरा जो एक लैक्यूने है, दूसरी जो एक प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है, वो ये है कि बहुत गैप होता है टैक्स पोटेंशियल में और एक्चुअल कलेक्शन में। मतलब किसी एरिया का टैक्स पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा होता है बट एक्चुअल जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी कम होता है। ऐसे में जो है काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हो जाती है अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी और रूरल लोकल बॉडीज़ की भी। इसी तरह से अगर लोगों की बात करें तो अगर उनको टैक्सिंग नहीं की जाएगी तो लोग इंडिफरेंट रहते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स अगर हम कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे लोकल टैक्स कलेक्शन पंचायत लेवल पर ऑलमोस्ट निल है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है एक मेजर सोर्स होता है लोकल रेवेन्यू का पूरे विश्व में। सारे स्टेट्स को ये स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि वो रेशनलाइज कर सकें प्रॉपर्टी टैक्स को। एक रीसेंट स्टडी की गई थी प्रोफेसर OP माथुर के द्वारा जिन्होंने बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो शेयर है GDP में वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है 2002-03 से। इसका मतलब ये हुआ कि गलत सिग्नल्स हमारे जो है जा रहे हैं। इंडिया का जो अगर शेयर की बात करें प्रॉपर्टी टैक्स का जो शेयर है GDP में वो केवल 0.14% है। ये जो है
OECD की कंट्रीज़ के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनका 2.1% है। तो अगर आप कंपैरिजन करें बाकी कंट्रीज़ के साथ तो हमारा 1% भी नहीं आ रहा, 0.14% है, नॉट इवन 0.5%। इतना भी हमारा कलेक्शन नहीं है। इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा अंडर फंडिंग होती है अर्बन लोकल एरियाज़ में, और लोकल स्पेशली लोकल बॉडीज़ में पंचायत लेवल पर बहुत अंडर फंडिंग रहती है, क्योंकि उनके पास लोकल एवेन्यूज़ नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने के, और क्योंकि उनके पास रेवेन्यू जनरेशन पावर लिमिटेड है, इसीलिए उनका जो स्पेंडिंग पावर होती है वो भी काफ़ी लिमिट हो जाती है। म्यूनसिपैलिटीज़ और क्या कर सकती हैं अपनी फंडिंग को बढ़ाने के लिए या लोकल जनरेशन करने के लिए? म्यूनसिपैलिटीज़ और सब अर्बन जो पंचायत हैं वो कोरोना कंटेनमेंट बॉन्ड को जो है इशू कर सकती हैं 10 साल के लिए। इनका जो कूपन रेट हो वो जो हमारा मार्केट प्राइस है उससे लो रहना चाहिए, बट रिवर्स रेपो रेट से हाई रहना चाहिए, जिससे कि बैंक अट्रैक्ट हो इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसे में हम और हमारे जो पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स हैं उनको भी अपील कर सकते हैं और एनआरआईज़ वगैरह को इस तरह के बॉन्ड्स दे सकते हैं। वो अपने सेंटिमेंटल एस्पेक्ट में आकर, पैट्रियोटिक एस्पेक्ट में आकर के इन बॉन्ड्स के में इन्वेस्ट कर सकेंगे। उससे हमारा जो है एक लोकल बॉडीज़ के लिए सीधे फंड्स जनरेट होंगे। देखिए, केस इन पॉइंट है रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड 1998 में जो इशू किया गया था, और इसने $4 बिलियन का जो है फ़ंड रेज़ किया था सिर्फ कुछ दिन में। तो इसी से हमें जो है ट्राई करना चाहिए इस तरह की ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए, जिससे कि हम कुछ नई फंडिंग के मेथड्स को यूज़ करके लोकल बॉडीज़ को रैंप अप कर सकें। अब दूसरा एक एरिया हो सकता है एमपी फंड स्कीम, जो एमपी लेड है उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या होगा कि 4000 करोड़ का जो एनुअल बजट है वो बचेगा। यूनियन गवर्नमेंट ने ये अप्रोप्रिएशन कर दिया पूरे एलोकेशन का नॉन लैप्सेबल एरियर्स के रूप में। तो एमपी लेड की अगर हम बात करें तो ये जो है लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, तो इसको जो है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए असाइन करना चाहिए। एमपी लेड जो है किसी एक पर्टिकुलर एमपी के द्वारा एक लोकल एरिया का डेवलपमेंट किया जाता था। अगर आप वही चीज़ लोकल बॉडीज़ को दे देंगे तो वो भी अपना डेवलपमेंट अब एक बेटर तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से कर पाएंगे। उससे जो एक नॉन डेमोक्रेसी इन ट्रांसपेरेंसी वाली एक जो क्वेश्चन खड़े हो रहे थे एमपी लेड पे, वो भी रिमूव हो जाएंगे, और ये एक परमानेंट जो है सॉल्यूशन होगा, और ये एक परमानेंट जो है फंडामेंटल चेंज होगा जिस तरीके से हम जो है लोकल डेवलपमेंट करते थे। तो पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड ना अपनाते हुए, टॉप बॉटम एटीट्यूड ना अपनाते हुए, अगर हम बॉटम अप अप्रोच की तरफ लेकर के जाएंगे और वही जो फंड है वो हम लोकल बॉडीज़ को इन्वेस्ट कर दें, और थोड़ा सा उनकी कैपेसिटीज़ पे बिलीव करके ये देखें कि वो किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी एक अप्रोच होगी। एक स्पेशल कोविड-19 कंटेनमेंट ग्रांट जो लोकल गवर्नमेंट्स को दी जानी चाहिए 15 फाइनेंशियल कमीशन को, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जो क्राइटेरिया ले हुआ था उसके बेसिस पे। कमीशन जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसको ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट ग्रांट चाहिएगी 90,000 करोड़ की 2020-21 में, और ये 15th फाइनेंस कमीशन केवल जो है 3% एक्स्ट्रा ये रिकमेंड कर रही है 14th फाइनेंस कमीशन से। पंचायत को जो इंक्रीमेंट दिया गया है वो केवल 4.63 करोड़ का इंक्रीमेंट दिया गया है। कमीशन ये क्लेम करता है कि जो डिविजिबल पूल है वो 4.3% है एज़ कम्पेयर टू 3.54% जो कि 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिखाया गया था। तो पर जो अगर हम डिनोमिनेशन देखें तो काफ़ी कम है, तो हो सकता है कि परसेंटेज वाइज जो है इंक्रीज़ हो, बट एक्चुअल फिगर काफ़ी कम है। अगर हम क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सारे जो ग्रांट्स हैं उनको अनटाई करके फ्रीली इवॉल्व करना चाहिए कोविड-19 स्ट्रैटेजी को कंटेन करने के लिए लोकली। 13th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे जहां पे कहा गया था कि लोकल ग्रांट्स को टाई कर दीजिए यूनियन के डिविजिबल पूल में, जिससे कि एक बायोवेंट और प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है जनरेट किया जा सके लोकल गवर्नमेंट को, ये चीज़ उस वक्त की यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी, तो ये रिस्टोर की जानी चाहिए इस गवर्नमेंट के द्वारा। फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा डील की जाती हैं, बट एपिडेमिक एक ऐसा डिज़ास्टर नहीं है, और एपिडेमिक को डील करने के लिए ये लॉ अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस लॉ के अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन लानी चाहिए जिससे कि इमर्जिंग सिचुएशन को एकोमोडेट किया जा सके। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऑलरेडी मिटिगेशन फंड भी हैं, और ये जो है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए खर्च किए जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, एपिडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में, ये थोड़ा सा एक ऐसा
क्लॉज हो जाएगा जो एपिडेमिक्स को कहीं भी हेल्प नहीं करता। इसीलिए थोड़े से हमें एकोमोडेशन की ज़रूरत है, जिससे कि इमर्जिंग सिचुएशन को इसके साथ इमर्जिंग सिचुएशन को डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ एक बैलेंस किया जा सके। कोविड-19 ने हमें नई रियलिटीज़ की तरफ उजागर किया है, हमें नई रियलिटीज़ दिखाई हैं और इसीलिए रेलेवेंट एक्शन ज़रूरी है कुछ क्रिटिकल एरियाज़ में, जिससे कि हम कोविड से न केवल जीत सकें बल्कि फंडामेंटल चेंजेस भी ला सकें, जिस तरह से हम गवर्नेंस करते थे उस तरीके में। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, आप स्टैंड ऑफ जो चल रहा था बीजिंग का और इंडिया का, उसमें बहुत ज़्यादा जो है रिजोल्यूशन नहीं निकला है। टॉक्स चली थी ऑफिशियल्स के बीच में और ये टॉक्स शायद और भी चलने वाली हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जो पिछले बार जो डोकलाम का क्राइसिस हुआ था वो एक लोकलाइज सिर्फ एक पॉइंट का क्राइसिस था। इस वक्त जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो काफ़ी 4 एरियाज़ पर हैं और बेसिकली वो आपके जो है पांगोंगसो के एरिया में, फिंगर एरिया जो पांगोंगसो का है वहाँ पर है, गलवान वैली में है, गोगरा पोस्ट में है और नाकुला में है। ऐसे में अगर हमें स्टेटस को एंटे पे जाना है, मतलब कि अप्रैल वाले स्टेटस पे वापस लेकर के जाना है, तो इसका मतलब ये होगा कि चाइनीज़ जिनका बिल्डअप इन एरियाज़ में हो चुका है उनको जो है अपने टैंट्स वगैरह हटा करके वापस मूव करना होगा और ये काफ़ी इजी टास्क नहीं है और ये बहुत जल्दी होने वाला नहीं है। फुल विड्रॉल से अगर नहीं होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेटिस्फाई नहीं होगी और यहाँ पे टॉक से ज़्यादा जो है ग्राउंड वर्क करना होगा डिप्लोमेट्स को। उसके साथ साथ पॉलिटिकल डायरेक्शंस भी देनी होगी बीजिंग को, पीएलए को, कि कैसे करना है। नहीं तो इंडिया जो है एक इंडिया को प्रिपेयर करना होगा अपने आप को लॉन्ग ड्रॉन स्टैंड ऑफ के लिए। और यहाँ पे जो है ये हमारी जो भी हमारी मैन्यूवरिंग हो, डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग हो या फिर हमारी स्टैंड ऑफ की मैन्यूवरिंग हो, मिलिट्री मैन्यूवरिंग हो, वो इस तरह से होनी चाहिए कि चाइना पुल बैक कर ले। तो अल्टीमेटली हमारा ये एम होना चाहिए कि चाइना पुल बैक कर ले। किसी भी रीज़न में, किसी भी सूरत में चाइना का अगर यहाँ पे अगर हम ये कंसेशन दे देते हैं और चाइना के ट्रूप्स थोड़ी बहुत टेरिटरी अगर ग्रैब कर लेते हैं तो देखिए वैसे भी ये चाइना तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अगर चाइना की बात करें तो चाइना का नाम ही है पीपल्स लैंड ग्रैब आर्मी। पीएलए की अगर हम बात करें तो पीपल्स लैंड ग्रैब आर्मी। पहली बार नहीं है जब चाइना ने लैंड को ग्रैब करके कहीं से टेरिटरीज़ को जो है अपने अंदर मिलाने की कोशिश की है। ये इनका मेडिवल माइंडसेट है और ये मेडिवल टाइम से चला आ रहा है। अगर आप बात करें इनर मंगोलिया की, जो इन्होंने नेक्स्ट किया था 1947 में, जो आज का जिंगजियांग प्रोविंस है, और आपकी उइघुर मुस्लिम्स का जो इशू है वो इनर मंगोलिया की तरफ से आता है। उस वक्त भी किसी ने कुछ इनके ऊपर जो है उस वक्त भी इनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस नहीं करना पड़ा था। इसी तरह से जब तिब्बत को इन्होंने अपने अंदर मिलाया था 1956 में, बहुत कम इंटरनेशनल अपोजिशन के खिलाफ तिब्बत के ऊपर भी इन्होंने कब्जा हथियार लिया था। तो अगर चाइना की अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं वो इसी तरह से लैंड ग्रैब करके बनाए हुए हैं। तो चाइना का ये जो माइंडसेट है लैंड ग्रैबिंग करने का, ये कोई नया नहीं है और ये इसका हमने हाल फिलहाल के एरिया में टाइम में देखा है कि ये जो लैंड ग्रैबिंग का इनका एक माइंडसेट है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि साउथ चाइना सी से काफ़ी एविडेंट है और अगेन इंडिया के अंदर एविडेंट है। तो अगर हम यहाँ पे चाइना के सोल्जर्स पुल बैक नहीं करते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार होगी। साथ साथ हम एक्सपोज कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी बाइट्स ले करके उनकी डायरेक्ट जो उनके निगाह पड़ी हुई है वो इस वक्त लद्दाख के ऊपर है। तो लद्दाख को ग्रैब करने की उनकी जो निगाहें, उनको अगर हटाना है तो उसके लिए हमें चाइना के सामने झुकना नहीं होगा और चाइना को स्ट्रिक्टली ये बोलना होगा कि वो वापस अपनी पोजीशन पे जाए जो उसकी अप्रैल में पोजीशन थी। अब एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब इतनी बाहरी संख्या में अप्रैल मई के महीने में जब इस तरह की जो स्किर्मिशेस हैं वो चलते रहते हैं एलएसी पे, तो फिर हमारी सेना क्यों सुरक्षित नहीं थी? सेना उस वक्त क्यों इतनी ज़्यादा सजग नहीं थी कि इतने बड़े संख्या में चाइनीज़ का एक अगर आप देखें तो चाइनीज़ जो है इंडिया की तरफ आ पाए, क्रॉसओवर कर पाए, तो कैसे हो पाया ये? उसके अलावा दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि रीज़न्स क्या हैं, मोटिवेशंस क्या हैं जिस वजह से अचानक अभी चाइना ने इस तरह के, और ये कोऑर्डिनेटेड अटैम्प्ट्स हैं, ये कोई एक एरिया नहीं है जहाँ पे चाइनीज़ सैनिक का बिल्डअप हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेटेड चाइनीज़ बिल्डअप क्यों हुआ इतने सारे एरियाज़ में? अगेन यहाँ पे जो है सर्कमस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। डिफेंस मिनिस्टर्स ने दोनों तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर ने ये माना था कि हैवी नंबर्स में जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो इंडियन टेरिटरी में अराइव किए हैं।
ऐसे में स्टैंड ऑफ का जो भी आगे चलना हो, स्टैंड ऑफ जैसे भी इमर्ज होगा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कितना टाइम लेता है ये स्टैंड ऑफ ख़त्म होने में। बट एक चीज़ क्लियर है कि जो भी हमारी समिट लेवल की कन्वर्सेशन थे वुहान के या मामल्लापुरम के, वो ट्रस्ट बिल्डिंग में मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग में उनका जो है ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, और गवर्नमेंट का जो साइलेंस है वो काफ़ी शोर मचाता है। इसीलिए यहाँ पे हमें देखना ज़रूरी है कि हमारी जो पॉलिसी है उसकी हमारी जो पॉलिसी है चाइना की तरफ, उसके अंदर फंडामेंटल चेंजेस लाने चाहिए अब हमें, और चाइना को एज अ बुली की तरह ट्रीट करना है। साथ साथ चाइना को एक क्लियर मैसेज देना है कि इंडिया इस तरह की टैक्टिक्स में आकर के झुकने वाली नहीं है, और चाइनीज़ अगर बिल्डअप होता भी है तो इंडिया को तैयार रहना चाहिए और इक्वल बिल्डअप अपनी एरियाज़ में भी करना होगा, जिससे कि हम उनके स्ट्रेंथ को मैच कर सकें। तो 1962 वाला इंडिया नहीं है, और ये चीज़ हमें शो करनी होगी ऑन ग्राउंड। ये जो है बोलने से नहीं चलेगा, ये चीज़ें ऑन ग्राउंड करनी होगी। और बहुत हो चुका है जब हम एक क्वाइट डिप्लोमेसी करके देख चुके, फ्रेंडली डिप्लोमेसी करके देख चुके, अभी भी कर रहे हैं, बट अपनी पोजीशन ऑन ग्राउंड हमें स्ट्रेंथन करके रखनी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए गुड डे।